हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द फिजिक्स स्कॉलर में। और बच्चों, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था हाइगेंस प्रिंसिपल और उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस से जुड़ी हम लोग सारी बातें, सारे डेरिवेशन और सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना है, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखो अच्छे से। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस करने से पहले हमको डिस्कस करना होगा कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। एक कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने हाइगेंस प्रिंसिपल में बात किया था कि एक प्राइमरी सोर्स होता है, उस प्राइमरी सोर्स पर से जो भी वेव फ्रंट जो रिलीज होगा उस वेव फ्रंट में पड़ने वाले जितने पार्टिकल होंगे वो सब सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करते हैं। ठीक वैसे ही कोहेरेंट सोर्स होता है। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब हो गया बेटा कि जैसे मान लीजिए कि एक जनरेटर हमारे पास है, ठीक है। उस जनरेटर से हमने क्या किए हैं, 4-5 लाइटें जला दी हैं। ट्यूबलाइट जल रही है, कहीं पे कोई बल्ब जल रहा है ना। तो ये जो 4-5 लाइटें हैं वो सब क्या है, एक ही सोर्स से कनेक्टेड है। उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनकी वेवलेंथ सेम होगी, ठीक है। हो सकता है कि उनकी इंटेंसिटी क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे सोर्सेस जिनका प्राइमरी सोर्स एक ही हो, है ना, ऐसे सेकेंडरी सोर्सेज जिनकी क्या हो, प्राइमरी सोर्स एक ही हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं, राइट। तो कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई कोहेरेंट सोर्सेज क्या होगा। तो इसमें कोहेरेंट सोर्सेज में होगा कि सेम फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे पहली बात कि लाइट की क्या होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसके बाद उनका फेज भी सेम होना चाहिए ना, सेम फेज होना चाहिए उनका। सेम फेज को हम लोग कांस्टेंट फेज भी बोल सकते हैं कि भाई उनका फेज क्या हो, कांस्टेंट फेज हो, तो भी क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे। तो ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, और जिनका फेज भी क्या हो, सेम हो या कांस्टेंट हो। तो सेम फेज होने का मतलब जीरो फेज भी हो सकता है, तो सब क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। अदरवाइज ये दोनों कंडीशन अगर नहीं मिलती है, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं मिलती है तो वो दोनों सोर्सेस क्या कहलाएंगे, इनकोहेरेंट कहलाएंगे। अगर वो कोहेरेंट सोर्स नहीं हो पाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकोहेरेंट सोर्स हो गया। लेट्स सपोज कि 2 जनरेटर है, एक जनरेटर से एक लाइट जल रही है, दूसरी जनरेटर से दूसरी लाइट जल रही है। इसका मतलब कि ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग सोर्सेज हो गए। इनके प्राइमरी सोर्स भी क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए दोनों इनकोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। लेकिन अगर प्राइमरी सोर्स क्या हो गया, अगर सेम हो गया तो उससे जितनी लाइटें जलेंगी वो सब क्या होंगी, सेकेंडरी सोर्स यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगी। तो कोहेरेंट सोर्सेज में जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि एक रूम ले लेते हैं। यहाँ पे ले सब हमारे पास कोई रूम है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइट जल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइट जल रही है ऐसे, ठीक है, ये दोनों लाइट जल रही है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, 2 स्लिट बना दिया है ना, यहाँ पे मैंने 2 स्लिट बना दिया, ठीक है। देयर आर 2 स्लिट्स, ठीक है। स्लिट का मतलब होता है वेरी फाइन होल, है ना। ये फाइन होल आपके पास हो गए जहां से लाइट पास करेगी, लाइट। तो मान लीजिए S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो ये दोनों, ये हो गया प्राइमरी सोर्स और क्या हो गया, ये सेकेंडरी सोर्स। तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अनुसार ये दोनों सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगे। और ये दोनों कोहेरेंट भी होंगे। कोहेरेंट इसलिए होंगे क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। अगर सोर्सेस कोहेरेंट हो गए तो इसका मतलब कि इनकी इंटेंसिटी भी सेम होगी, बिकॉज ये सेम सोर्स निकल रहे हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा होकर क्या कर रहा है, ये कोई ऑब्जर्वर है और उस ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस दोनों को देख रहा है। तो बहुत दूर से देख रहा हो तो उसको लगेगा कि यहाँ पे 2 लाइटें जल रही है ना। लेकिन ये आपको पता है कि दोनों लाइटें हैं नहीं, असल में वहाँ पे एक स्लिट है, वेरी फाइन होल है, जहाँ से लाइट पास करके इस कोहेरेंट सोर्स के इस ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेगी, है ना। अगर आंखों तक लाइट पहुंच रही है तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे, राइट। तो यही हमारा है कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस। आई होप पिक्चर समझ में आ गया।
तो सबसे मेन टॉपिक्स में जो डिस्कस करना है, कोहेरेंट सोर्सेज आपसे एग्जाम में जल्दी पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है, कोई बता देगा, जो पढ़ा हुआ सिंपल सा नॉर्मली जो पढ़ा वो भी बता देगा ना। हमको जो डिस्कस करना है वो हमको डिस्कस करना है क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिस्कस करना है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भाई होता क्या है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में देखिए क्या होता है कि जैसे आप लोग पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव, है ना, क्या आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे भाई, सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़े होंगे, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, क्लास 11th में सुपर पोजिशन ऑफ वेव। आप जानते हैं कि उस वेव में सुपर पोजिशन में क्या होता है कि बहुत सारी वेव होती हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो इनके सुपर पोजिशन से एक नई वेव जनरेट होती है ना, एक नई वेव जनरेट होती है। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन कहते हैं। लेकिन अगर यही सुपर पोजिशन दो कोहेरेंट सोर्सेज का होता है ना, अगर यही सुपर पोजिशन दो कोहेरेंट सोर्सेज का होता है और दो वेव क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, कि अगर दो वेव मान लीजिए कि अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, एक वेव हो गई, दूसरी वेव मान लीजिए होगी इस तरह से, अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो इनके सुपर पोजिशन से एक नई वेव जनरेट होगी, और इसी वेव को हम लोग कहेंगे क्या, ये इंटरफेसिंग वेव है या इंटरफेरेंस वेव है ना, ये आपकी क्या होगी, इंटरफेरेंस हो गई। इसका मतलब वो क्या हो गया कि अगर दो सोर्सेस है ना, सेम फ्रीक्वेंसी के और सेम फेज के, सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज कहने का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेस होंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके सुपर पोजिशन से एक नई वेव जनरेट होगी, उस नई वेव को हम लोग कहेंगे क्या, कि वो ये पूरी फिनोमेनन क्या कहलाएगी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाएगी, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस में ध्यान सुनिएगा कि अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, कहीं कहीं लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, कहीं की लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, कहीं की लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कहीं किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये है कि ये सुपर पोजिशन बना, यहाँ पे दो लाइटों का ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ बन गया ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें कुछ ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी भाई, जहाँ पे क्योंकि आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जहाँ पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, वहाँ ब्राइटनेस ज्यादा होगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा हो गया, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पे ब्राइटनेस कम हो गया तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब अल्टरनेट करके मैक्सिमम मिनिमम ऐसे आपको मिलते जाएंगे। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं क्या, इंटरफेरेंस। तो जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जहां पे बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, हम लोग कहेंगे वो पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो गई, वहां पे हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम हो गई या जीरो हो गई, उसे हम लोग बोलेंगे क्या है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इसे हम लोग बोलेंगे कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि जहां पे इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए ना, लिखा है ना कि एम्पलीट्यूड का जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जहां पे एम्पलीट्यूड आपका जीरो होगा या मिनिमम होगा वहां पे इंटेंसिटी भी आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी। और जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर हम लोग की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसे हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी, जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो चीजें हो गई। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें और सुपर इंपोज हो जाए तो उससे जो हमको एक नई वेव जनरेट होगी। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में कहीं कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहीं कहीं इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, उसे बोलोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। आई होप कितना समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके डेरिवेशन को हम लोग समझते हैं कि भाई इसमें डेरिवेशन कैसे आएगा। तो इसको हटाते हैं पहले यहाँ से, फिर डिस्कस करते हैं कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का।
तो हम यहाँ पे मान लेंगे क्या कि हमारे पास दो वेव है ना। अब हम मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना कि एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं पहले ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो कहें कि इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है इंटरफेरेंस में कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी में इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, राइट। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग इसको, डेरिवेशन को। मान लेते हैं हमारे पास दो वेव है। एक वेव हमारी है क्या, जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी ना, और दूसरी वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस क्या फाइव। आपको समझना है कि भाई यहाँ पे अच्छा ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों सबसे पहली बात समझिए कि ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, ये दोनों के दोनों आपके कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, राइट। दे आर कोहेरेंट सोर्सेज, ये आपके हो जाएंगे कोहेरेंट सोर्सेज, क्योंकि इंटरफेरेंस केवल कोहेरेंट सोर्सेज का ही हो सकता है और किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो वेव है। अच्छा A1 और A2 क्या है, A1 क्या है, पहले वेव का एम्पलीट्यूड है, दूसरे का है A2 क्या है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड है। अच्छा यहाँ पे जो फाई है उस फाई को हम लोग कहेंगे क्या, ये फाई आपका क्या हो गया, फेज हो गया, राइट। ये फाई आपका क्या हो गया, फेज हो गया। तो चलिए इंटरफेरेंस कराते हैं और देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो जब इंटरफेरेंस करेंगे तो इंटरफेरेंस करने पर देखिए क्या मिलेगा, ऑन इंटरफेरेंस y इक्वल टू y1 प्लस क्या y2, क्योंकि दो वेव है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेव निकालने के लिए दोनों को क्या किए, सम किए। अब y1 की बेटा यहाँ वैल्यू देखिए क्या दिया है, a1 साइन ओमेगा टी, अब प्लस y2 की वैल्यू जो दिया है यहाँ पे वो दिया है a2 साइन ओमेगा टी प्लस क्या फाइव। तो y1 हो गया आपका क्या, a1 साइन ओमेगा टी, और a2 हो गया a2 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जरा देखिए आगे क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि इस यहाँ पे देखिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है ना, तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। तो यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं a1 साइन ओमेगा टी, प्लस यहाँ लिख लेते हैं a2 साइन। अब यहाँ देखिए हमको फॉर्मूला ओपन करना है, तो जो फॉर्मूला होता है हम लोग का साइन a प्लस बी का, वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसको a मानिए, ओमेगा टी को a, इसको b मानिए, तो क्या क्या साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a यानी कॉस ओमेगा टी इंटू क्या साइन बी, ठीक है। तो y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर हो गया साइन a प्लस बी यानी साइन ओमेगा 2 प्लस फाइव का फॉर्मूला लगा दिए। अच्छा इस a2 को अंदर मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा a2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, a1 साइन ओमेगा टी प्लस इसका मल्टीप्लाई, देखो ये दोनों एक ही टर्म है यहाँ पे, है ना, ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, क्योंकि बीच में प्लस यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हो गया a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, ठीक है। उसके बाद प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं, तो हो गया आपका क्या a2 कॉस ओमेगा टी इंटू क्या साइन फाइव, ठीक है। अब आपको ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिसमें कुछ हमको कांस्टेंट मिल जाए। तो देखिए इन दोनों टर्म को अगर एक साथ ले लें, तुमको दिख रहा है कि यहाँ से साइन ओमेगा टी कांस्टेंट मिल जाएगा। तो चलिए, तो साइन ओमेगा टी कांस्टेंट कॉमन मिल गया, तो साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ देखिए बच गया a1, यहाँ बच गया क्या a1 प्लस यहाँ बच गया a2 cos फाइव, तो इसको लिख लेते हैं a2 cos क्या फाइव, और बाहर लिख दे रहे हैं साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी को हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है, प्लस यहाँ पर, ठीक है। अब cos ओमेगा टी यहाँ लिख देते हैं cos ओमेगा टी, राइट, और ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं, इसको एक साथ a2 क्या साइन फाइव, ठीक है, a2 साइन फाइव। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि a1 प्लस a2
कॉस फाई को हमने मान लिया क्या, ए कॉस थीटा, है ना भाई। ये क्या है, जो रिजल्टेड वेव आएगा उसका क्या है, एम्पलीट्यूड होगा, राइट। इसी तरह इसको हम लोग यहां मान ले रहे हैं ए टू साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या मान लिए, ए साइन फाई। तो याद रखना बहुत आसान है, जिसमें कॉस होगा उसको कॉस मानना है, जिसमें साइन होगा उसमें साइन मानना है। यहाँ पर ये फाई नहीं, यहाँ पे थीटा होगा, तो यहाँ पे हमें थीटा लिख देता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड, ठीक है। अब जब दोनों को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे दोनों पुट करते हैं, तो y बराबर हमारे पास क्या मिल जाता है हम लोग को, इसकी जगह देखिए अगर ए कॉस फाई, तो यहाँ हो गया ए कॉस क्या, ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी रह गया यहाँ पे, तो साइन ओमेगा टी प्लस इसी तरह यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है ये, और इसकी जगह लिख दिए क्या, ए साइन थीटा, ये हो गया क्या आपका ए साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, देखिए इसको लिख देते हैं ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, है ना। तो y बराबर हो गया आपका ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस, अब इसे को आगे लेके आते हैं, इसको लिखते हैं ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, तो हो गया ए कॉस ओमेगा टी इंटू क्या, साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ से ए कॉमन मिल रहा है ना, ए दोनों में कॉमन है, ए कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अगेन देखेंगे इसको, अगर ये मान ले तो हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगेन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये, तो हो गया आपका क्या, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हो गया क्या, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, राइट। एक बार फिर से लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या थीटा, तो ये हमारा आ गया क्या, इंटरफ्रेंस होने के बाद जो हमको रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा, जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा, ये उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ क्या, रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा ना, ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइट। तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया। बट हमको क्या पता करना है, हमको इंटेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है हमको, इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन, आई होप कितना समझ में पहले आ गया आपको, इतना अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो चले, तो जो हम लोग यहाँ एज्यूम किए हैं ना, a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर a कॉस थीटा और a2 साइन ओमेगा टी बराबर क्या है, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमको थीटा लिखना, फाई लिखना था, ठीक। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू a कॉस थीटा और a2 साइन फाई इक्वल टू a साइन थीटा, इसको जो हम एज्यूम किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग एक एक पॉइंट को कॉपी पेन लेके साथ में नोट करते चलिएगा, नहीं तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, है ना, इसको भी थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ तक हम लोग इरेज कर दिए इसको, राइट, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए ना, चलिए पहले स्क्वायर करते हैं फिर ऐड करते हैं ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके हमने ऐड किया। तो पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा क्या, a cos थीटा का होल स्क्वायर ना,
ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करते हैं पहले, तो हो जाएगा क्या आपका a1 प्लस a2 कॉस फाइव, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या है a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दिए a2 साइन फाइव का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दिए। तो चलो इसको स्क्वायर करेंगे तो जाएगा आप लोग का क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या थीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या थीटा, इक्वल टू, इसका स्क्वायर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो जाएगा ए स्क्वायर यानी a1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दोनों का स्क्वायर होगा, तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या फाइव प्लस 2ab होता है तो 2a1 a2 कॉस फाइव हो जाएगा, तो 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या फाइव, इतना हमारा हो गया। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं ना, इसका काम नहीं तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो अब जरा ध्यान रखिए, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, है ना, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो अंदर बच गया क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ ध्यान रखना, ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस, अच्छा इन दोनों को एक साथ कर लो, तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या फाइव प्लस इसको लिख देते हैं a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या साइन, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ये बच गया आपका, यहाँ लिख दिए 2a1 a2 क्या कॉस फाइव, राइट। चलो अब लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सबको पता है 1 होगा, क्लास टेस्ट में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ की क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया 1 हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ देखिए a1 स्क्वायर, अच्छा इन दोनों में से अगर a2 स्क्वायर कॉमन ले लें, है ना, तो बच्चा अंदर क्या बचेगा, अगर a2 स्क्वायर कॉमन ले अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो कॉस स्क्वायर क्या फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, राइट। और यहाँ हो गया आपका क्या 2a1 a2 क्या कॉस फाइव, राइट, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया, ये बचा आपका 2a1 a2 क्या कॉस फाइव, राइट। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया एम्पलीट्यूड निकाल लिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए इंटेंसिटी चाहिए। तो हम लोग को इंटेंसिटी चाहिए तो पहले क्या करेंगे हम लोग, आपको पता होगा कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, आपका जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जो इंटेंसिटी होता है हमारा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के ए स्क्वायर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कि अगर हमको इंटेंसिटी के टर्म में लाना है तो हमको एक कांस्टेंट के रखना पड़ेगा ना, तो क्या करते हैं कांस्टेंट को के कोई मान लेते हैं, उसके से क्या दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई के, मल्टीप्लाइड बाई के, मल्टीप्लाइड बाई के ऑन बोथ साइड। तो के से मल्टीप्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा के ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा के a1 स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका क्या के a2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको लिख देते हैं 2 के a1 स्क्वायर इंटू के a2 स्क्वायर, है ना, और इस पूरे का क्या कर लें स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा ना, और यहाँ बच गया cos फाइव,
क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, सबको पता है 1 होता है, तो अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो के हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a1 आएगा, और a2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा परफेक्ट इक्वेशन है। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, है ना, हमको रिजल्टेंट इक्वेशन निकालना है। तो जो हम यहाँ माने हैं, क्या माने भैया, आई बराबर के ए स्क्वायर के हिसाब से यहाँ हो गया क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया क्या आपका, आई हो गया, है ना। यहाँ देखो ध्यान से, ये I1 हो जाएगा प्लस ये वाला I2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो ये I1 हो गया और ये I2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट में क्या I1 इंटू क्या I2, अब बाहर क्या है कॉस क्या फाई, बाहर क्या हो गया आपका कॉस फाई, तो ये हो गया आपका आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो ये हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन है कि इसी इक्वेशन को हमको डेराइव करना था कि एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन है। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट, हम लोग को क्या डिस्कस करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग को मिल गया है ना। अब हम लोग को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है क्या, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और कैसे होता है ना। तो चलिए इतना याद रहेगा आगे, है ना। चलो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ये अलग टॉपिक हो गया है ना। देखिए दोनों आपको एक साथ नहीं पूछेगा कि एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछे फिर उसी में आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पूछ ले, नहीं, ये दोनों टॉपिक अलग अलग है। हालांकि एक दूसरे से जुड़े जरूर है, लेकिन मान लीजिए अगर सिर्फ ये पूछता है तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या था, ठीक है ना, उसके हिसाब से लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं क्या, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होता है, जहां पे इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो ना। कंडक्टिव इंटरफेरेंस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ना। तो जहां पे आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पॉइंट्स ऑफ क्या, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी is known as points of constructive interference ना, constructive interference। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज नोन एज क्या, पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो भाई इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आपको याद होगा हमने कॉस फाई, है ना, हमारे पास इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो जो हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, आई बराबर क्या, I1 प्लस I2 प्लस क्या 2 रूट में I1 I2 2 अंडर रूट में क्या I1 I2 कॉस फाई था।
देखिए ये हमारा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था इसमें cos फाई है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ठीक है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी ना, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब सबको पता है कि cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है क्या, +1। अब cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 कहाँ कहाँ होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक 0 में होती है, एक 2 पाई में होती है, एक 4 पाई में होती है, एक 6 पाई में होती है। यानी जितने भी इवन मल्टीपल होंगे ना, जितने भी इवन मल्टीपल होंगे वहां पर आपकी फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी फाई बराबर जो हमारे पास होगा वो 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 8 पाई हो सकता है। यानी कि एक जनरल हमको लिखना पड़ेगा। तो जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर इसको लिख सकते हैं कितना, 2n पाई, 2n पाई। और यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। जैसे n बराबर 0 रखेंगे तो पहला मिलेगा, n बराबर 1 रखो तो दूसरा मिल जाएगा, n बराबर 2 रखो तीसरा मिलेगा, n बराबर 3 रखेंगे, ऐसे आपको क्या होगा, मिलता है यहाँ पे 4 पाई छूट गया है, 4 पाई भी रहेगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, दिस इज अवर क्या, ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस, या सिंपली क्या कहें, फेज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फेज डिफरेंस, या फेज भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं, फेज डिफरेंस या फेज। ठीक है, तो फेज डिफरेंस के यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए। अब वो फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 2 पाई, 6 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 100 पाई, 1000 पाई, कुछ भी हो जाए, है ना। तो जहां जहां इवन मल्टीपल दिखेगा पाई का, समझ लो वहां पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब यही पे अगर हमसे पूछ रहे हैं कि पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा ना, तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए वी नो दैट, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि पार्ट डिफरेंस जो होता है ना, P इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू क्या, फेज डिफरेंस। ये पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है। वी नो दैट P बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो लेमडा हो गया अपनी जगह, 2 पाई 8, हम लोग फाई की वैल्यू निकालें कितनी है, 2n पाई, तो यहाँ 2n पाई रख दीजिए। तो देखिए पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, n लेमडा, यानी P बराबर क्या आया, n लेमडा। यानी कि P इक्वल टू हमारा क्या आया, दिस इज अवर n लेमडा, n लेमडा। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस। दिस इज अवर क्या, दिस इज अवर पाथ डिफरेंस। आपको n बराबर कितना रखना है, यहाँ भी 0 1 2 3। जैसे n बराबर 0 रखोगे 0 मिलेगा, ये पार्ट डिफरेंस 0। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पार्ट डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। अगर n बराबर 1 रखोगे तो लेमडा मिलेगा। यानी कि अगर पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लेमडा होगा। n बराबर 2 रखो यहाँ भी, तो n बराबर 2 लेमडा आएगा, और n बराबर 2 अगर यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, 4 पाई आएगा। यानी कि जब पार्ट डिफरेंस कितना हो, जब फेज डिफरेंस कितना हो, 4 पाई हो, तो पार्ट डिफरेंस हमारा क्या आएगा, 2 लेमडा आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया। तो अब हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखना है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मिलेगा हम लोग को, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास देखिए फॉर्मूला है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या, 2 रूट में I1 I2 cos फाई। अब cos फाई का मतलब बेटा हो गया cos क्या, 0। फाई की वैल्यू कोई भी रखो, 0 2 पाई 6 पाई 8 पाई कुछ भी रखोगे, cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या, I1 प्लस I2 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 बचाइए, 2 रूट में क्या, I1 I2। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी, यहाँ पे आई मैक्स लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आई मैक्स, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी ये हो गया क्या, अंडर रूट में I1 प्लस क्या, अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये हमारे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया ना, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में क्या, I2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये हमारे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस हमारा क्या होगा, 2n पाई होगा, राइट। पार्ट डिफरेंस क्या होगा हमारा,
एन लेमडा होगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, आई मैक्स इक्वल टू क्या, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो अब हमको डिस्कस करना है क्या यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्कस करना है, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्लीन। तो दूसरा है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है। थोड़ा ज़्यादा देखिए, कि कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। तो पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्या, द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, राइट, द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। तो पहले इसको लिख लेते हैं, द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ना, सही रहेगा। The points of minimum intensity is known as points of क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव, अगर आपको चाहिए पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए ना, तो पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, कि cos फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, यानी आपको इंटेंसिटी यहाँ पे मिनिमम चाहिए। तो भाई मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, मिनिमम अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आपने जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था, क्या था, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या 2 रूट में I1 I2 क्या cos फाई। तभी मिनिमम तभी हो पाएगा जब cos फाई की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। तो cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है, cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, है ना। cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब आपको ध्यान रखना है कि cos फाई की मिनिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है। तो देखो, अगर जनरल देखा जाए तो पाई होता है, एक 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, 7 पाई होता है, ऐसे। तो इसका मतलब कि जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, है ना, पाई के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अगर इसको एक कॉमन फार्मूले में लिखना चाहें हम लोग, एक कॉमन फार्मूला, जैसे वहां पे लिखे थे 2n पाई, तो यहाँ पर अगर हमको लिखना होगा तो इसको लिखेंगे 2n-1 इंटू क्या पाई, और पाई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, पाई इज इक्वल टू क्या, सॉरी n की वैल्यू आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पे +1, ठीक। तो 2n + 1, n की वैल्यू 0 रखोगे, 0 खत्म, 2 पहला मिल जाएगा। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 × 1 + 3 पाई मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा जो फार्मूला आया, इसे हम लोग कहेंगे क्या, फेज डिफरेंस का फार्मूला है। जैसे वहाँ हमने फेज डिफरेंस निकाला था, ठीक है, वैसे यहाँ भी क्या होगा, हम लोग का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस तो चलिए निकाल लिए ना। तो जहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ई और मल्टीपल बनेगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। अच्छा, फेज डिफरेंस निकालिए, पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। सो वी नो दैट पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वी नो दैट क्या, पाई इक्वल टू λ/2 पाई इंटू क्या फेज डिफरेंस। तो हो गया बेटा λ/2 पाई, और फेज डिफरेंस हो गया आपका कितना, 2n + 1 इंटू क्या पाई। तो देखिए पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से हम लोग को p बराबर जो मिलेगा, इस 2 को अंदर ले जाएं, है ना, ये आपका कितना होगा λ/2, इस 2 को अंदर ले जाओगे तो यहाँ n हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा n + क्या 1/2 λ।
यानी कि ये हमारा, अच्छा यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 0, वहीं 1 2। यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n बराबर 0 पुट किए थे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्योंकि n बराबर 0 पे कंस्ट्रक्टिव हो चुका है तो n बराबर 0 पे डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे n बराबर 1 लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ n बराबर हम 1 ही मानेंगे। यहाँ पर हम लोग का n बराबर कितना हो गया, n बराबर 1 2 3। तो यहाँ पे फिर हम लोग को n बराबर जब 1 मान लिए तो यहाँ पे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 2n माइनस 1 इंटू क्या पाई, है ना। उसके बाद यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, टू एन माइनस 1 पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ हो जाएगा n माइनस क्या 1/2 लेमडा। और यहाँ भी हम लोग को n बराबर 0 नहीं पुट करना पड़ेगा, n बराबर कहाँ से पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये आ गया फार्मूला आपका पार्ट डिफरेंस का। हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो आपको याद रखना है कि फेज डिफरेंस कब होगा। देखिए n बराबर 0 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुका था, तो n बराबर अगर 0 पे कंस्ट्रक्टिव हो चुका था इसका मतलब कि n बराबर 0 पे डिस्ट्रक्टिव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे n बराबर 0 हम लोग पुट नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये मिला, पार्ट डिफरेंस का ये मिला, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा हम लोग का कितना, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। और कॉस फाई की वैल्यू क्या रखनी है हमको, -1 रखनी है, तो यहाँ लिखेंगे -1। अच्छा ये -1 क्या होगा आपका, यहाँ पे I मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम रख देते हैं। तो I1 प्लस I2, ये -1 यहाँ चला आया तो I1 प्लस I2 -2 रूट I1 I2। तो ये कितना हो गया, -2 रूट में क्या I1 I2, यानी कि ये फार्मूला हम लोग को हो गया I मिनिमम का क्या, अंडर रूट में क्या I1 माइनस अंडर रूट में क्या I2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या था, यहाँ प्लस था, और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आ गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्कस कर लिए हम लोग। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी के सहारे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो वेव आपको दिया जाए ना, जिनके इंटेंसिटी का 2 कोहेरेंट सोर्सेस हमारे पास है, और दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के इंटेंसिटी का जो रेशियो है मान लीजिए क्या है 9:I है, ठीक है। ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के इंटेंसिटी का रेशियो हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि उनके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के का रेशियो क्या होगा, है ना, उनके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो हमारे लिए फार्मूला क्या है, रेशियो अगर देखना है तो I मैक्स और I मिनिमम देखना पड़ेगा हम लोग को ना, I मैक्स और क्या I मिनिमम। I मैक्स के लिए फार्मूला हमारा क्या था, अंडर रूट में क्या I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट में क्या I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम लोग चाहे तो यहाँ से I2 को कॉमन कर सकते हैं, तो I2 का देखिए स्क्वायर भी है, कॉमन करोगे बाहर आएगा I2, तो यहाँ बन जाएगा क्या अंडर रूट में I1 अपॉन I2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सेम चीज़ यहाँ से भी I2 कॉमन कर लेते हैं। तो जब यहाँ से I2 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में क्या I1 अपॉन अंडर रूट में I2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब I1 इंटू I2 की आपको देखो रेशियो दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ वैल्यू रखेंगे I2 कट गया दोनों तरफ से, तो यहाँ वैल्यू होगी 9I और यहाँ I2 की वैल्यू क्या है I हो गई यहाँ पे, तो रख लेते हैं। तो 9I बाई क्या I प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे सेम मैनर में 9I अपॉन I -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा I यहाँ कट गया,
अंडर रूट में 9 है, अंडर रूट में 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया क्या 3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको करेंगे 4 का स्क्वायर कितना 16, और यहाँ कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो कैंसिल होगा तो कितना होगा 4/1, दोनों कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका 4/1। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में आपको फेज डिफरेंस पूछा है ना, कि मान लीजिए कि फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस आपको दिया हुआ कि 100 पाई क्या है, दो वेव है, दोनों के बीच वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 100 पाई है। तो पूछेगा कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो सबसे पहली बात कि इसको देख के हम लोग समझ जाएंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर पाई का इवन मल्टीपल है, अगर पाई का इवन मल्टीपल है तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये हो गया आपका क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर आपको ये पार्ट डिफरेंस निकालना है तो पार्ट डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा P = क्या था, कितना λ/2 पाई इंटू क्या फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस आपको 100 दिया है, तो λ/2 पाई इंटू क्या 100 पाई, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार में कैंसिल हो गया, तो P = कितना आया 50 λ। यानी कि अगर आपको फेज डिफरेंस कितना दिया 100 पाई, और तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा 50 λ हो जाएगा, और कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना क्वेश्चन बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय।